तो लास्ट क्लास में अपन ने बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। तो बॉन्ड एनर्जी के लिए मैंने क्या बताया था, आपको किसी बॉन्ड को तोड़ना है और फ्री रेडिकल बनाना है। अगर वो फ्री रेडिकल स्टेबल है तो उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। आगे बात में फ्री रेडिकल में तोड़ना है, ठीक है। ये हमने बॉन्ड एनर्जी का पढ़ लिया था बेटा। आज अपन पढ़ेंगे बेटा हीट ऑफ कंबंशन। हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है बेटा, आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था 11th क्लास में। तो कहा था किसी के एक मोल को तोड़, एक मोल को जलाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ए कंबंशन। भाई किसी का एक मोल जलाना है, उस पे जो एनर्जी रिलीज हो जाए उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ ए कंबंशन। आगे बात में हीट ऑफ कंबंशन किसकी ज्यादा होती है कि सर जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है। जिसका क्या ज्यादा होता है बेटा, मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है। एक सेकेंड बढ़ा दो ब्राइटनेस, क्यों, अब ठीक है। अब बेटा ध्यान से कि हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिकुलर वेट के। जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबंशन है ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है, ये फिक्स हो गया कि जिसकी हीट ऑफ कंबंशन उसी का ज्यादा होगा जिसका मोलिकुलर वेट है ज्यादा। ये पहले देखना है। उसके बाद में देखना है बेटा कि अगर मोलिकुलर वेट सेम हो गया तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं 1 किलो घास और 1 किलो लकड़ी को जलाऊं तो ज्यादा हीट ऑफ कंबंशन किससे आएगी, घास से कि लकड़ी से, लकड़ी से आएगी। देखो ध्यान से, अगर अपन 1 किलो लकड़ी ले और 1 किलो घास ले, दोनों ले ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों का बराबर मास ले रहा हूं तो जलाने पर इसका भी अगर एनर्जी 100 जूल रिलीज हो रही है तो इसकी भी कितनी रिलीज होनी चाहिए, 100 जूल रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि मास तो बराबर लिया आपने। लेकिन बेटा अपन तो बनी वाला सा हिसाब करेंगे कि लकड़ी को, घास को जलाने की सिर्फ एक माचिस की तिल्ली चाहिए। तो इसका मतलब आपने इसको 2 जूल एनर्जी दी, फिर इसने 100 जूल हमें वापस दी, तो हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 98 का। लेकिन क्या एक तिल्ली से लकड़ी को जला सकते हो क्या, नहीं। पहले आपको कुछ ज्यादा फायर पकड़ानी पड़ेगी, मतलब आपको 20 से 30 जूल एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो 30 जूल, तो हमें नेट प्रॉफिट तो 70 जूल का ही हुआ। कि सर लकड़ी ज्यादा देर चलती है, उससे क्या बात हुई, मैं तो अमाउंट से मतलब रख रहा हूँ। किससे मतलब रख रहा हूँ, कितने अमाउंट दिया, लकड़ी ज्यादा देर तक जलती होगी, घास फौरन जलती है। आप 1 किलो घास जला के देखो, इतनी सारी होती है 1 किलो घास। जलाओ, घास के पास खड़े नहीं हो सकते, दूर जाना पड़ेगा। जबकि आप लकड़ी के पास जला के खड़े रह सकते हो। क्लियर है, वो कहीं देर तक देती है लेकिन ये एक साथ इंस्टेंट दे देगी, ऊपर इससे ज्यादा देगी, क्योंकि रिलीज तो दोनों को बराबर करना चाहिए, बराबर मास जलाए तो। लेकिन लकड़ी में हमारा खर्चा लग रहा है, घास में कोई खर्चा ही, तो नेट प्रॉफिट घास का ज्यादा है। रीजन क्या है बेटा, कि घास अनस्टेबल है। आप घास और लकड़ी को दोनों को जमीन पे डाल दो, घास जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी, जबकि लकड़ी को डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। इसका मतलब घास अनस्टेबल थी। क्या थी बेटा, अब आपको तो उसे बस जलाना था, आपको तो उसे जलाना था, मतलब आपने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है। आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं, मतलब घास खुद मरना चाह रही थी। अब कोई मरू मरू कर रहा था, आपने उसे धक्का दे दिया। जैसे अपना ध्रुव है, ये मान लो बिल्डिंग पे खड़ा है और कह रहा मैं नीचे मरूंगा मरूंगा, आपको जाके धक्का ही तो मारना है, हटा दिया। लेकिन ध्रुव कहे मैं मरना नहीं चाहता, आप उसे मारना चाहते हो, आप उसे घसीट के ले जा रहे हो, कह रहे जाना नहीं चाहता, कूट रहे हो, फिर ऊंच के ले जा रहे हो, फिर जाके धक्का मारा, तो क्या आपका खर्चा ज्यादा लगा कि नहीं लगा। तो सेम कहानी है बेटा, कि कोई मरने को तैयार है, मतलब घास खुद ही अनस्टेबल, हमने कहा कि तेरे को जलाएंगे, कि मैं जलना ही चाहता हूँ, जला। क्लियर है। जबकि लकड़ी को आपको अपोज करेगी, लकड़ी जलने से आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल है। वो क्या है बेटा, तो इसका मतलब कोई अगर स्टेबल है तो उसे जलाने में हमारा खर्चा क्या लगेगा बेटा, ज्यादा। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हुआ तो हीट ऑफ कंबंशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, स्टेबिलिटी के। आगे भाषण में, जो अनस्टेबल है वो जल्दी जलेगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट है सेम, तो अगर मुझसे ये 3 दिए गए तो पहले मैं मॉलिक्यूलर वेट देखूंगा, इसमें 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसकी ज्यादा। फिर मुझे इन दोनों का पूछा गया तो इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन ये सिस और ये ट्रांस, और मुझे पता है ट्रांस वाली स्टेबल है, और स्टेबल की क्या होती है बेटा, हीट ऑफ कंबंशन है कम। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कि किसी पाई बॉन्ड को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ना। किसी पाई बॉन्ड को हटा के उसकी जगह, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन ऑन द पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड हटाना है और एक हाइड्रोजन है जोड़ना है। तो एक पाई बॉन्ड हटाने पे कितना मोल हाइड्रोजन लगता है, 1 मोल, क्योंकि हम इससे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन है इस पे। बोलो कोई दिक्कत है।
इसी इसमें इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का नाम क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आगे भाषण में अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करती है? अगर किसी मॉलिक्यूल के पास जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ेंगे उतनी क्या आएगी? हीट ऑफ तो बेटा हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। जिसके पाई बॉन्ड ज्यादा उस पर ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर पाई बॉन्ड सेम आ गए तो हमें पता है फिर से वही कहानी अपनी, जो स्टेबल है उस पे अपन कहेंगे तेरे पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो अपोज करेगा कि जुड़ने नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, तो हमारा खर्चा लगेगा। हमारा क्या लगेगा? खर्चा। और हमने किसी को कहा तेरे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, वो अनस्टेबल है, क्या जोड़ो यार, वैसे परेशान हो रखा हूँ। क्लियर है? तो वहां हमारा खर्चा नहीं लगेगा। हमारा खर्चा नहीं लगेगा मतलब ऑल ओवर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? अगर कोई पाई बॉन्ड सेम हुए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी के। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, फाइंड आउट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर। तो जैसे अपने पास ये चार दिए हुए हैं, तो हमें पता है बेटा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके पास कितने डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी है? तो रेजोनेंस से देखते हैं या फिर अल्फा हाइड्रोजन से। इस डबल बॉन्ड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6, इसके पास भी 6 और इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले तो हमें पता है इसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं स्टेबिलिटी देखूं तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है बेटा? एक ही है। फिर इन तीनों के पास स्टेबिलिटी क्या है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन बराबर है। तो मैंने आपको ऑर्डर सिखाया था ट्रांस अनसिमेट्रिकल सिस, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और एक बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया तो उसका क्या कर दो? उल्टा। क्या जाएगा? हीट ऑफ बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा यहाँ पे एक नई टर्म आती है, पर मोल ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो बेटा, इसको डबल बॉन्ड को हटाने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा? 1 मोल। और इसके लिए 2 मोल। अगर मुझसे पूछा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा, तो मैं ऑफकोर्स कहूंगा इसकी ज्यादा, यहाँ 2 मोल लगेंगे। लेकिन वो कहे नहीं, मैं 1 मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड कराऊंगा आपको, या तो इस पे जुड़वा लो या इस पे जुड़वा लो। अब बताओ किसकी ज्यादा लगेगी? तो देखो ध्यान से कि इसके भी एक पाई बॉन्ड जा रहा है, इसका भी क्या जा रहा है? एक पाई बॉन्ड। लेकिन इसका पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं है, जबकि इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस से क्या है? स्टेबल। भाई ऑल ओवर तो भाई इसका मान लो 0.8 रिलीज हुई, इसकी 0.8, तो ऑल ओवर तो 1.6 है, और इसकी मान लो 1 ही रिलीज हुई। तो ऑफकोर्स ये जीत रहा है क्योंकि 2 थे, पर मैंने कहा दोनों को मिलेगा ही नहीं, एक को मिलेगा मौका। किसी या तो तू ले ले या तू ले ले, मैं इन दोनों में से हमने कहा किसी एक को मिलेगा। तो अब समस्या क्या है बेटा? यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। क्या हो रहा है? तो आपका खर्चा लगेगा पहले। ये कहेगा मैंने कहा एक को मिलेगा, कि मिल तो एक को लेगा, पहले रेजोनेंस तोड़ो। कि मतलब कि हम करते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस से हम क्या है? स्टेबल। क्या है बेटा? तो पहले हमारी स्टेबिलिटी तोड़ो। अनस्टेबल के साथ रिएक्शन होती है बेटा, तो हमें इसकी स्टेबिलिटी तोड़ने में हमारा क्या लगेगा? खर्चा। फिर खर्चा लगने के बाद मिलना भी यहाँ पर भी एक ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि आपने एक ही मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड किया। कितने मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड किया है? 1 मोल। भाई दो, पहले तो मैंने सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी है, तो उसमें तो हमें बताया नहीं कितना मोल हाइड्रोजन है, तो हम इसकी ज्यादा कर देंगे, कहानी खत्म। लेकिन पर मोल पूछ लिया, इसका मतलब 1 ही मोल हाइड्रोजन है, या तो ये खा ले या फिर ये खा ले। और हमें पता खर्चा और लग रहा है। क्या लग रहा है? पहले खर्चा लग रहा था, लेकिन दो दो तो मिल रहे थे। सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी, इसका मतलब एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है। अब 1 ही मोल है, तो वो कहता है एक तो मैं भी दे रहा हूँ, पर मेरा सीधा सीधा है कोई पंगा। यहाँ खर्चा लगेगा किस चीज का? रेजोनेंस तोड़ने का। और खर्चा लगेगा तो बताओ इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन पर मोल कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। तो पर मोल किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा? इसकी। जैसे इसमें एक और एग्जांपल से समझाओ बेटा। जैसे आपके पास ये है, अगर मैं पूछूं पर मोल किसका आसान है, तो ये डबल बॉन्ड करता अपना कोई रेजोनेंस है नहीं है, तो अपन सबसे कम स्टेबल है। पर मोल में कंपेयर करना है, किसमें कंपेयर करना है? पर मोल में। तो हमारा कोई खर्चा नहीं है। इसको हमने कहा तेरे एक पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, कि तोड़ने से पहले याद रखो हम रेजोनेंस करते हैं। क्या करते हैं? पहले उस रेजोनेंस को तोड़ो। कि उसको तोड़ना कि खर्चा दो। खर्चा दो मतलब समस्या है, तो हमने कहा समस्या मतलब तो इससे तो खराब ही आदमी है। हमने इसको कहा तेरा भी एक बॉन्ड तोड़ेंगे, कि हमारा कि वो रेजोनेंस जो इसको दिया तेरे को दे दें, कि उसका तो सिर्फ रेजोनेंस था। यहाँ एरोमेटिक है, खर्चा ज्यादा लेंगे। खर्चा ज्यादा लेंगे तो अपने महंगा पड़ा, अपने का पीछे भाग जाए। वो तो एंटी घोड़ी है, सर्कल में तो घूम ही नहीं रहा ना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन है बॉन्ड रोटेशन एनर्जी। क्या है बेटा? बॉन्ड रोटेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉन्ड। किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। क्लियर है?
कि किसी बॉन्ड को रोटेट कैसे कितना आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखो बेटा, अपने हाथ में एक पेन लो और उसको रोटेट करो, आसानी से रोटेट कर पा रहे हो। अब दो पेन लो, ऐसे लो, ऐसे दो पेन, और फिर रोटेट कराओ। इसके एक पेन के दो पेन लो, रोटेट कराना मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट कराना आसान है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो रोटेट कराना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया मतलब आपको रोटेट कराने में ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी मतलब रोटेशन एनर्जी ज्यादा। भाई किसी बॉन्ड को रोटेट कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी है, तो अगर डबल बॉन्ड हुआ तो रोटेट करने में ज्यादा ताकत लगेगी। तो अपन लिख दे कि बॉन्ड रोटेशन एनर्जी है वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है। अब हमसे तीन क्वेश्चन दिए, हमें पता है बेटा कि ये भाई साहब डबल बॉन्ड की फॉर्म में रहना पसंद करेगा, क्योंकि अगर आपने तोड़ा तो कोई ना कोई एक तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, और कोई एंटी एरोमेटिक बनना। इसमें अगर बात करें तो ये कहता तोड़ लो, किस तरह से कि तू नेगेटिव ले ले मैं, तो क्या ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह रहेगा? इसमें भी ये कहेगा तू पॉजिटिव ले ले मैं नेगेटिव, क्या ये भी सिंगल बॉन्ड की तरह रहेगा? तो हमने कहा इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो हमने कहा पहले का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करें इन दोनों की, क्लियर है कि इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? तो ध्यान से समझना कि सर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, तो हमने कहा यहां पर भी सिंगल बॉन्ड की तरह रहेगा, यहां पर भी। तो देखो एक रिंग तो इन दोनों में कॉमन है। अब इसमें जो एरोमेटिक बन रहा है वो कितनी दूर का रेजोनेंस है? पॉजिटिव सिंगल डबल छोटा सा रेजोनेंस है, और इसका रेजोनेंस कि सर इसका इसका पहली वाली रिंग को तो कंपेयर ही नहीं करना, तो सेम है। अब ये कहता है कि मैं पॉजिटिव चार्ज आया तो मेरे रेजोनेंस होगा, और पॉजिटिव चार्ज इसमें आया तो इसमें भी रेजोनेंस होगा, लेकिन ज्यादा खुश कौन होगा? वो कहेगा अपने एरोमेटिक तेरा भी है मेरा भी, लेकिन मेरे पास रेजोनेंस ज्यादा है, तो मैं ज्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड रहूंगा। ज्यादा देर सिंगल बॉन्ड रहूंगा इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो डबल बॉन्ड मेरा कैरेक्टर क्या होगा? कम। कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया। तो अब आसान किसको घुमाना कि सर सबसे ज्यादा मुश्किल तो इसको है, तो खर्चा सबसे ज्यादा इसी को लगेगा रोटेट करने में, इसको फिर ज्यादा इसको तो ये सिंगल रहता तो घुमाना आसान। यहां से ये तो रोटेशन एनर्जी का भी ऐसे पूछ लेता है कि रोटेट करना किसको आसान है, इसको। अगर रोटेट ऐसे पूछ ले कि विच वन रोटेट इजीली, तो ये सबसे इजीली रोटेट होगा, क्योंकि इसकी रोटेशन एनर्जी क्या है बेटा? कम। आगे बात में चलो, नेक्स्ट वन है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। किसके होता है बेटा? जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जनरल ऑर्डर है। या फिर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, जिसकी क्या ज्यादा होती है, ठीक है। तीसरा होता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग है कैसे? जैसे अपने पास बेटा ये एक लीनियर चेन है बेटा, ये कार्बन की एक लीनियर चेन है, ये ब्यूटेन की दूसरी लीनियर चेन है, ये बेटा ये भी ब्यूटेन ही है, आइसोब्यूटेन है, ये इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो जो लीनियर वाली दोनों चेन एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं, पास पास आ सकते हैं, तो इनमें बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो किसी को बॉईल करते समय उस अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ता है, तभी तो भाई बॉईल करते समय क्या दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन खत्म कर दो वेपर में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो पास पास है तो अट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बेटा? दूर दूर। कि सर दूर दूर कैसे हुई? कि देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, कैसे भी कर ले तो एक दूसरे के पास नहीं आ सकती। एक पेन और दो भाई, जैसे ये ब्रांच चेन है तो कुछ भी कर ले तो एक दूसरे के ज्यादा पास नहीं आ सकती। देखो बीच में चेन आ गई ना, और अरे बीच में चेन नहीं होती तो पास पास आ सकती थी, जैसे ये पास पास आ गई दो चेन, लेकिन ये दो चेन पास पास है नहीं आ सकती। तो अगर मोलिकुलर वेट सेम है तो अपन कहेंगे कि जिसकी ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? कम। अगर मैं इन दोनों में पूछूं तो पर पहले बेटा मोलिकुलर वेट देखो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह। ब्रांचिंग बाद में देखेंगे। हाँ भाई पूरे लेना है, मोलिकुलर वेट में सारे आते हैं। आगे बात में पहले क्या देखना है? मोलिकुलर वेट, फिर क्या देखनी है? ब्रांचिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई ऑर्डर नहीं होता, उसको कैसे भी देख सकते हैं। जैसे ये अगर मैं इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, और सबसे कम किसका होना चाहिए? HF का। लेकिन HF का होता है सबसे ज्यादा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह H2O, H2S, H2SC, H2T, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए बेटा? H2TE का, फिर H2SC का, फिर H2S का। किसके बेस पे बताया? मोलिकुलर वेट के बेस पे। लेकिन H2O का सबसे ज्यादा ड्यू टू, आगे बात में ये ऑर्डर याद, ये तो पीछे हो गया, सबसे ज्यादा कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से।
ये देखो, ये नाइट्रोजन का है बेटा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था बेटा, BiS3 का, फिर SbS3 का, फिर ASS3, फिर PS3। अमोनिया का सबसे पीछे होना चाहिए था, लेकिन अमोनिया का बीच में से आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? और वो भी किसके कारण आता है कि सर इनका तो सबसे आगे आ गया था इसका बीच में से, तो बड़ा उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बहुत मजबूत होती है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं है कि सबसे आगे आ जाए, लेकिन इन लल्लू पंजों से तो आगे आ ही गया। होना तो उसको सबसे पीछे चाहिए था, लेकिन इन लल्लू पंजों से तो आगे आ गया। और यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनका तो सबको पता है, गड़बड़ इसी में करके आओगे। तो अमोनिया को बीच में रखना है। टोटल कितने हैं बेटा? ये 5 है। बीच में रखना है अमोनिया को। कहाँ रखना है? 2 पीछे 2 आगे। भाई ऑर्डर लिख लो नॉर्मल, फिर बीच में लिख दो। भाई अमोनिया को छोड़ दो। इसी तरह H2O को सबसे आगे लिख दो, HF को सबसे आगे, और अमोनिया को बीच में। ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट में अपने पास एक वर्ड आता है, देखो बेटा, लेक्टोन, एक आता है लेक्टम। लेक्टोन का मतलब होता है साइक्लिक एस्टर। क्या होता है? और लेक्टम का मतलब होता है साइक्लिक एमाइड। क्या होता है? साइक्लिक है। तो जैसे हमें लिखा डेल्टा लेक्टोन, तो देखो डेल्टा कैसे लिखते हैं। आपको ये तो पता है ये एस्टर है। इस एस्टर के पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, गामा, डेल्टा, तो नाम क्या हो गया? डेल्टा लेक्टोन। इसमें बेटा ये तो एस्टर हो गया, तो अल्फा बीटा गामा, क्या हो गया? गामा लेक्टोन। ये तो एस्टर हो गया, तो अल्फा बीटा, क्या हो गया? बीटा लेक्टोन। आगे बात समझे। इसी तरह से देखो बेटा, ये तो एमाइड है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेक्टम, अल्फा बीटा गामा, गामा लेक्टम, बीटा। आगे बात समझे। नेक्स्ट वन भी है क्या कुछ? ये इसका कोई मतलब नहीं तुम्हारे लिए। यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब बेटा अपने को एक चीज तुम्हें इसमें नहीं लिखी हुई, तुम्हें समझा देता हूं, तो तुम इसे लिखो। कॉपी में लिख ले, रफ कॉपी में लास्ट में लिख देना। तो बेटा कभी भी डाइपोल पूछता है स्ट्रक्चर्स में, क्या पूछता है बेटा? डाइपोल। तो जो डाइपोल तभी बन सकता है जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बने। क्या बने बेटा? पॉजिटिव। आपको पता है डाइपोल, आपने पढ़ा था बेटा कि एक पॉजिटिव, एक पे डेल पॉजिटिव है, एक पे डेल है, तभी तो आप डाइपोल बोलते हो। म्यू इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए या फिर चार्ज ज्यादा होना चाहिए? चार्ज का मॉडुलस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मॉडुलस। और चार्ज ऑपोजिट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। आरी बस में। तो देखो बेटा कई बार हमसे पूछता है क्या ये मॉलिक्यूल डाइपोल दिखाएगा क्या? इस मॉलिक्यूल का डाइपोल ज्यादा होगा या फिर इस मॉलिक्यूल का डाइपोल ज्यादा होगा? क्लियर है? तो देखो बेटा ध्यान से, कि मुझे पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल है पॉजिटिव। पर क्या मैं इस पे कंप्लीट इस पाई बॉन्ड को तोड़ूं तो मुझे कोई फायदा हो रहा है क्या? कि सर अगर मैं जैसे इसको ऐसे तोड़ के लिखूं, जाएगा तो ऑक्सीजन के पास ही, लेकिन इस कार्बन पे अगर मैं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लाऊं तो ये बेंजीन रिंग खुश होगी क्या? कि बेंजीन रिंग को कहा देख पॉजिटिव लाए, कि क्या करूं मैं पहले एरोमेटिक हूं, इस पॉकेट में इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस और करना पड़ा, मेरा तो काम बढ़ गया, मेरा तो काम है। लेकिन मैंने इसको कहा कि अगर मैं इसको तोड़ दूं, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव तो है डेल, मैंने कहा इस पाई बॉन्ड को पूरा सल्टा दूंगा। कि क्या मतलब है कि मैं ऐसे लिख दूं तो तेरे को दिक्कत है क्या? ये कहता दिक्कत, मैं तो खुश हूं, मैं तो पार्टी दे दूंगा अगर ऐसा कर देगा तो। कि क्यों? एरोमेटिक हूं मैं। तो ये क्या चाहता है कि कंप्लीट थोड़ा सा सल्टाओ पूरा ही, और इस सल्टाने से इसे क्या मिल रहा है? एरोमेटिसिटी। और इससे क्या हो रहा है? कंप्लीट चार्ज सेपरेशन। और कंप्लीट चार्ज सेपरेशन तो डाइपोल आया ही पड़ा है। कंप्लीट चार्ज सेपरेशन डाइपोल है, इसमें चार्ज सेपरेशन है। कंप्लीट चार्ज ये कहेगा मैं ऐसा होना ही नहीं चाहता, ऐसा ही रहो, ऐसे में तो कंप्लीट सेपरेशन है ही नहीं। ये कहता है करो, सल्टाओ इस चीज को, मौज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? आई बात समझ में। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसका डाइपोल ज्यादा है, किसका इसका। इसी तरह से देखो बेटा, यहां पे अपने पास NH2 है, और यहां पर बेटा अपने पास फिर से एक NH2 है, और यहाँ NO2। आप पूछे किसका डाइपोल ज्यादा है, तो देखो बेटा ये NH2 के लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे। जब ये रेजोनेंस में जाएंगे तो आपको ही पता है बेटा ऐसा कुछ होना है।
तो क्या यार चार्ज सेपरेशन आया कि नहीं आया? और ये नेगेटिव चार्ज फिर रेजोनेंस करेगा, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव और इस पे क्या आएगा नेगेटिव। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो बड़ा ध्यान से, तो इससे क्या हुआ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हुआ, ये काम इसमें भी होगा, लेकिन बेटा जब इसमें होगा देखो इसका भी रेजोनेंटिक क्षेत्र में सीधा बना रहा हूं ना मैं, ऐसा ही बनेगा, इसे अपने लोन पे डोनेट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो लोन पे रोते हुए यहां पहुंच जाएगा, ऐसा होगा। और इस नेगेटिव चार्ज को ये NO2 खींच जाएगा क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर ये NO2 इस नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज इधर से अंदर चला जाएगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज को ये NO2 खींच जाएगा तो क्या ज्यादा दूर तक पॉजिटिव चार्ज चला गया? तो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अब ज्यादा सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा सेपरेशन हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये अगर बेंजीन को देगा तो बेंजीन थोड़ी देर बाद में इसको लौटा देगा, लेकिन इस केस में जब ये NH2 देगा तो NO2 अपने पास रख लेगा, तो ज्यादा देर तक पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन, ज्यादा सेपरेशन डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। क्या बात समझ में आई बेटा? आगे बात में, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, समझ जाओ कैसे करना है डाइपोल का। भाई या तो इस तरह से आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ देना, या फिर रेजोनेंस करा के पॉजिटिव नेगेटिव आने दो। आगे बात समझ में, इससे बड़ा आप छाप लो क्योंकि ये कॉपी में नहीं लिखा हुआ ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लिख लो ना, मेरे पास कर दिया, लेके आया कर भाई घर से। नेक्स्ट देखो बेटा ब्रेड्स रूल। कितना टाइम और बचा है? देखो बड़ा ध्यान से, ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ध्यान समझो। देखो बड़ा ध्यान से कि जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं बेटा ये तो ये वाली सिचुएशन है, देखो ध्यान से देख लो छोरे, ये बेटा ब्रिज हेड है, कौन सा हेड है बेटा? ये जो ब्रिज हेड वाला आइटम है ना बेटा, तो ब्रिज कैसे बना होता है बेटा? ऊपर से बना होता है, क्लियर है? तो ब्रिज कभी भी प्लेनर नहीं होता। आप कभी किसी सड़क को देख के कहते हो क्या ब्रिज बनाया है, ऐसे थोड़ी कहते हो। ब्रिज कब बनता है कि बीच में कोई गड्ढा सा उसे ऊपर उठ के बनाया हुआ हो, ब्रिज हमेशा उठ के बना होता है, उसी को ब्रिज बोलते हैं। फिर ऐसे बोल देते हो क्या मस्त ब्रिज बनाया है, तो उसी जगह को ऐसे देखते हो ना, ब्रिज को कैसे बोलते हो? पुल सा बना होता है उठ के, तो इसका मतलब कभी प्लेन में नहीं होता है, क्या होता है बेटा? हमेशा उठ के होता है। तो ब्रिज हेड बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर से ऐसे आगे जुड़ा हुआ है, ऐसे, ये जैसे है यूं ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा ध्यान से, कि अगर मैं कहूं कि ब्रिज हेड वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या ब्रिज हेड वाले एटम पे क्या आ जाए बेटा, डबल बॉन्ड आ जाए, आगे बात में, या मैं कहूं कि ब्रिज हेड वाला एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आया तब भी इसके कितने बॉन्ड बने हुए? 3 बॉन्ड बने हुए। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड आया तब भी ये क्या है? और sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है बेटा? प्लेनर। और ब्रिज तो प्लेन में हो ही नहीं सकता भाई। ब्रिज अब ये एटम जैसे sp कार्बोकेटाइन है तो ये sp2 हुआ, sp2 हुआ तो इसे प्लेन में आना पड़ेगा भाई। अभी तो ये sp3 है, कैसा है बेटा? लेकिन आप कार्बोकेटाइन लाते हैं sp2 बनेगा, sp2 बनाए तो आप प्लेन में लाओगे, प्लेन में लाओगे तो प्लेन टूटेगा, ब्रिज तो टूटेगा। तो इसका मतलब ये ब्रिज हेड पॉसिबल, एट ब्रिज हेड कार्बन है, एस पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड आर ए नॉट पॉसिबल। इसको ऐसे भी लिख के सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या ये पॉसिबल है क्या रे? देखना यहां डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या? बात तो वही है, अरे बात तो वही है, ये कार्बन को तो sp2 होना पड़ेगा और sp2 तो पॉसिबल है। क्या ये इस वाले में कोई दिक्कत है क्या रे? ब्रिज हेड तो आप इसको भी बोलते हो बाईसाइक्लो में, क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है? होने दो, sp2 इस पे कोई ऊपर से बना हुआ ही नहीं है, ये झूठा ही ब्रिज हेड बना रखा है बनाम, इसके तो ऊपर से उठ के कोई आया हुआ ही, तो इसको आप sp2 रखो, हमें कोई दिक्कत है? ये अलाउड है क्योंकि ऊपर से कौन सा उठ के आया हुआ है, जहां ऊपर से उठ के आया वहां sp2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर sp2 बनाओगे तो ब्रिज टूटेगा, तो फिर कहेंगे मॉलिक्यूल बना। तो लिखो बेटा एट ब्रिज हेड पोजिशन, एट ब्रिज हेड पोजिशन sp2 hybridization is not possible,
sp2 hybridization is not possible। देख लिया बेटा सबने। यहाँ पे क्या एट ब्रिज हेड कार्बन या एट ब्रिज हेड पोजिशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ए नॉट पॉसिबल। या फिर क्या बोल सकते हैं, ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। तो ये बना के, हाँ बेटा, तो प्लेन में नहीं है ना बेटा, जो जमीन के बराबर में थोड़ी है। अरे सर ऐसा थोड़ी जमीन के बराबर प्लेन में टिका रहेगा, ऊपर तो उठा हुआ है भाई, जमीन से तो ऊपर उठा हुआ है ना। तो जिसमें मॉलिक्यूल का पूरा प्लेन उससे बाहर है तभी तो ब्रिज है। चार बॉन्ड, तीन बॉन्ड बने हुए, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, तो तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है, जब कोई वैलेंसी गायब है। आगे पास में नेगेटिव चार्ज आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो तीन बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज sp3 बनेगा। ब्रिज हेड पे मुझे नेगेटिव चार्ज से कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इस नेगेटिव चार्ज से अपने कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। अब आपका जीओसी चैप्टर कंप्लीट है, तो कल MS1 पूरी सोल्व करो बेटा। हमारी पास में चलो जी।